Hello friends, I Sunita Sharma welcome you all on behalf of Guru KPO. फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञान मीमांसा के जो प्रमुख ज्ञान मीमांसा और शिक्षा के मध्य जो संबंध है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा कि हमने ज्ञान मीमांसा के जो प्रमुख प्रश्न थे उनके प्रश्नों के विषय में गहन चर्चा की थी और उसके प्रमुख तत्वों के बारे में भी हमने बात की थी। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं ज्ञान मीमांसा एवं शिक्षा, यानी शिक्षा और ज्ञान मीमांसा आपस में किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा किस प्रकार से अपना योगदान करता है और ज्ञान मीमांसा के तरह के नज़रिए से अगर हम देखें तो शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से आगे बढ़ती है। इसी विषय में बात करते हुए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं कि ज्ञान मीमांसा का जो दर्शन है तो वो आदर्शवाद है। आदर्शवाद जी जो दर्शन है वो मुख्य रूप से विचार से बना है और मन से इसका उत्पत्ति हुई है, विचार से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ज्ञान दर्शन या ज्ञान मीमांसा की अगर हम बात करें तो जिस दर्शन के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा आती है वह दर्शन होता है आदर्शवाद। अर्थात अगर हम आदर्शवादी जो विचारों को लेकर अगर हम किसी भी तथ्य की खोज करते हैं या बात करते हैं तो उसके हम ज्ञान मीमांसा के पक्ष को मजबूत बनाते हैं। इसी तथ्य पर आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की। तो ज्ञान मीमांसा के अंदर शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला आ जाता है आपका शारीरिक एवं व्यक्तित्व का विकास। फ्रेंड्स, ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है ज्ञान अर्थात नॉलेज। व्यक्ति की जो कितना उसको नॉलेज प्राप्त है और उस नॉलेज के द्वारा वो किस प्रकार से अपना डेवलपमेंट करता है, इसी बात की विशद व्याख्या ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत मिलती है हमें। और शिक्षा के जो उद्देश्य है वह उसी आधार पर जुड़े हुए होने चाहिए कि ज्ञान मीमांसा के आधार पर शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो उन्हीं में पहले की अगर हम बात करें तो वो है शारीरिक एवं व्यक्तित्व का विकास। अर्थात शारीरिक एवं व्यक्तित्व का विकास अर्थात फिजिकली भी फिट होना चाहिए और उसकी पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए और उसकी नॉलेज के अनुसार। अर्थात व्यक्ति जैसे जैसे व्यक्ति की नॉलेज बढ़ती है उसकी पर्सनैलिटी अपने आप ही डेवलप होती चली जाती है। अर्थात हमें उसकी नॉलेज का जो भान है उसके व्यक्तित्व के आधार पर भी लगा सकते हैं हम, और हम उसकी पर्सनैलिटी को देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना ज्ञानी है। नेक्स्ट हम बात करते हुए हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। ज्ञान मीमांसा या नॉलेज के आधार पर ही एक बालक या एक विद्यार्थी में सामाजिक और सांस्कृतिक यानी हमारे सोसाइटी और हमारे कल्चर के जितने भी चीज़ें हमें हमारे चारों तरफ हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है उन सभी का विकास ज्ञान मीमांसा के आधार पर ही होता है। अर्थात नॉलेज के आधार पर ही होता है। हमारी नॉलेज ही हमें उस सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाती है, उस सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है उन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताती है और उसी से हम अपने कल्चर को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो ये हमारा सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी ज्ञान मीमांसा के आधार पर ही शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना गया है। उसके बाद में आता है नैतिक चरित्र का विकास। अर्थात हमारी जो मॉरल एबिलिटीज़ हैं उनको हम पहचानें और उनके अकॉर्डिंग हम अपने कैरेक्टर का डेवलपमेंट उसी अकॉर्डिंग करें, अर्थात अपनी वैल्यूज़ को आगे लेकर चलें। तो ये भी हमारे नॉलेज का ही एक हिस्सा है कि एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी मूल्यों को कभी नहीं भूलता है। एक नॉलेजेबल जो पर्सनैलिटी होती है वो अपने मूल्यों को हमेशा साथ लेके चलता है और उसी के अकॉर्डिंग वह आगे काम करता है। तो ज्ञान मीमांसा में शिक्षा का जो एक प्रमुख उद्देश्य है वो एक नैतिक चरित्रिक विकास भी है। उसके बाद आता है बौद्धिक एवं मानसिक विकास, यानी ज्ञान मीमांसा के में अगर हम बात करें नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो है बौद्धिक, यानी नॉलेज के आधार पर ही व्यक्ति की बुद्धि का भी विकास होता है और उसका मेंटली डेवलपमेंट भी होता है। उसके सोचने समझने की क्षमता जो होती है उसका विकास भी नॉलेज के आधार पर ही होता है और उसकी बुद्धि भी उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ती है। वह उसकी सोच अपने आप आगे बढ़ती हुई चली जाती है जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती है। आध्यात्मिक विकास, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ज्ञान मीमांसा है वो आदर्शवादी दर्शन से जुड़ा हुआ है और आदर्शवादी जो दर्शन है वो सत्यम शिवम सुंदरम इन तीन प्रमुख आधारभूत तत्वों से जुड़ा हुआ है। अर्थात ईश्वर का या आध्यात्मिकता का इसमें पूर्ण रूप से समावेश है। तो ज्ञान मीमांसा की अगर हम बात करें तो हम आध्यात्मिकता की जो परिपाटी है उसको नकार नहीं सकते, अर्थात हमें उसे स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो शिक्षा के उद्देश्यों में हम उसे भूल नहीं सकते। शिक्षा अगर ज्ञान मीमांसा के आधार पर हम
हम शिक्षा के उद्देश्यों को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें आध्यात्मिकता के पक्ष को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। तो हमारा इसमें प्रमुख उद्देश्य ये हो जाएगा कि हमें बच्चे का आध्यात्मिक विकास भी करना है, उसे ईश्वर के रूप की या ईश्वर की शक्ति के विषय में बात करनी है, उसे बताना है कि ईश्वर की भी एक शक्ति इस संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है और वह शक्ति ही संपूर्ण सृष्टि को चला रही है। इस चीज का हमें विद्यार्थी को भान कराना ही पड़ेगा। इसके आधार पर नेक्स्ट हम बात करें तो नॉलेज या ज्ञान मीमांसा के आधार पर ही हम समाज में एक अच्छे नागरिकों का विकास कर सकते हैं। जब इन सारी चीज़ों से व्यक्ति जब डेवलप होता जाएगा तो फिर हमारे समाज में हमें एक अच्छे नागरिक प्राप्त होंगे, क्योंकि उनका डेवलपमेंट इसी भांति हुआ है और इसी तरह से। तो इस शिक्षा के जो उद्देश्य हैं हमारे ज्ञान मीमांसा के आधार, इसके अकॉर्डिंग हमें इस तरह के अच्छे नागरिकों का विकास होगा और ये व्यक्ति हमें एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसके आगे बात करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया की। अनुदेशन सबसे पहला है कि जो ज्ञान मीमांसा के आधार पर जो शिक्षा का जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से चलेगा। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेक्शन की या अनुदेशन की, कि अनुदेशन में किस तरह से हम बच्चों को सिखाने का कार्य करेंगे, उनसे किस तरह से इंटरेक्ट होंगे और ये सारी चीज़ें हमें इसकी प्रोसेस में बतानी पड़ेगी। उसके बाद में आ जाती है आत्मक्रिया, यानी बच्चे स्वतः ही कुछ कार्य करके सीखने का प्रयास करें, कि हम बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट प्रदान करें, इस तरह का पर्यावरण दें कि बच्चा अपने आप उस कार्य को करने का प्रयास करे और जो चीज़ें उसे स्वतः ही समझ में आएंगी वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा और इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो स्थायी ज्ञान कहलाता है। उसके बाद आ जाता है अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस के आधार पर व्यक्ति अपनी नॉलेज को पक्का कर लेता है, यानी बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे जैसे व्यक्ति के अनुभव बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है और उसमें कॉन्फिडेंस की डेवलपमेंट होता है और ये सारी चीज़ें हमें शिक्षा के प्रोसेस में ही मिलती है। उसके बाद आ जाती है आपकी विधियाँ अर्थात मेथड्स। ज्ञान मीमांसा के अंदर हम शिक्षा में कौन कौन से मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्नोत्तर विधि। हम सभी जानते हैं कि ज्ञान मीमांसा आदर्शवादी दर्शन से जुड़ा हुआ है और आदर्शवाद में जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन सभी का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो प्रसिद्ध जो दर्शन शास्त्री या दार्शनिक थे सुकरात ने ही हमें प्रश्नोत्तर विधि के प्रणेता है या जन्मदाता हैं। उन्होंने हमें प्रश्नोत्तर विधि दी है। तो ये विधि हमें बताती है कि किस प्रकार से ज्ञान मीमांसा आदर्शवाद से जुड़ा हुआ है। यानी प्रश्नोत्तर विधि का मतलब होता है कि हम प्रश्नों के माध्यम से अपनी ज्ञान की प्यास को शांत करें। जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे वैसे वैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाएगी। उसके बाद में है प्रवचन विधि अर्थात हम जानते हैं कि यह जो विधि है या ज्ञान मीमांसा या आदर्शवादी दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है और इस दर्शन के अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि गुरु को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता था। या प्राचीन काल में अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो देखेंगे कि किस प्रकार से शिष्य गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे उनके आश्रम में और गुरु प्रवचन के माध्यम से सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करते थे और बच्चा श्रवण करता था अर्थात सुनता था और फिर उसी अकॉर्डिंग अपने मानसिक विकास करता था। तो वही प्रवचन विधि इसके अंतर्गत बताई गई है। उसके बाद में आ जाती है आपकी निगमन शिक्षण विधि। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हमें बताया गया है कि इसमें निगमन शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया। निगमन अर्थात पहले हम नियमों का उल्लेख करेंगे, उसके बाद में उसको एग्जाम्पल्स के द्वारा उसको विश्लेषित करेंगे। तो निगमन विधि इसमें महत्वपूर्ण है। वाद विवाद विधि अर्थात हमें किसी एक टॉपिक को लेकर हम उसके पक्ष और विपक्ष में अगर चर्चा करते हैं तब भी हमें ज्ञान की वृद्धि होती है और बहुत सारा ज्ञान हमें उससे प्राप्त होता है और उस वस्तु के हमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अनुकरण विधि के द्वारा भी फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि पहले जब गुरु किसी भी सूत्र को अगर या किसी भी सूत्र को या कोई मंत्र को अगर याद करवाना होता था बच्चों को तो पहले गुरु उसका उच्चारण करते थे और सभी छात्र फिर अनुकरण के रूप में उसका उच्चारण करते थे और वो चीज़ उन्हें याद हो जाती है और वो उनका एक स्थायी ज्ञान
बन जाता है। जिस प्रकार से हम रोज प्रार्थना करते हैं, प्रातःकाल आकर विद्यालय में विद्यार्थी प्रार्थना करता है और वह प्रार्थना कितनी कठिन हो लेकिन वह रोज स्मरण करने से उसे एक दिन याद हो जाती है और वो उसका एक पक्का और स्थायी ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान मीमांसा में इसी तरह की विधि के बारे में बताया गया है। स्व क्रिया विधि, स्व क्रिया विधि का तात्पर्य है कि स्वयं अपने आप किसी कार्य को करना और सीखना और अपने ज्ञान में वृद्धि करना। तो ये सारी चीजें भी हमें ज्ञान मीमांसा की जो मेथड्स हैं उनके अंतर्गत बताई गई है। उसके बाद में आता है ज्ञान मीमांसा के आधार पर अध्यापक की क्या भूमिका है, द रोल ऑफ टीचर इन एपिस्टोमोलॉजी, अर्थात ज्ञान मीमांसा में जो शिक्षक है वो एक दार्शनिक के रूप में हमें दिखाई देता है और वह उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात इसके अंतर्गत की गई है कि हमारा जितना भी शिक्षा का जो प्रोसेस है वो सारा गुरु के इर्द गिर्द या शिक्षक के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम बात करें तो गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद आ जाता है विद्यालय। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के व्यवस्था होगी और वहाँ से वो अपनी नॉलेज को बढ़ावा देंगे या अपने ज्ञान की प्राप्ति को बढ़ावा देंगे। और इन सारी चीज़ों के माध्यम से हमें एक पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए जहाँ पर एक शिक्षक और शिक्षार्थी विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सके और विभिन्न सारे उद्देश्यों को पूर्ण कर सके। ये सारी चीज़ें हमें ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत विद्यालय में नामक जो संस्था है उसी में प्राप्त हो सकती है। और लास्ट में आ जाता है अनुशासन। ज्ञान मीमांसा कठोर अनुशासन की बात करता है कि विद्यार्थी में कठोर अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन के आधार पर ही विद्यार्थी एक अच्छा चरित्र का निर्माण कर सकता है। अगर उसमें और वह अनुशासन का जो रूप उन्होंने स्वीकार किया वह भी है स्व अनुशासन, अर्थात इस तरह का पर्यावरण का निर्माण करना कि बच्चा स्वतः ही अनुशासित में रहे। उसे कोई कठोर दंड ना देकर अनुशासित बनाने की बजाय वह स्वयं इस तरह का उसके अंतर्गत इसी तरह की भावना या विचारों की उत्पत्ति हो कि वह स्वयं अनुशासन में रहकर कार्य करे। तो इससे हम एक अच्छे चरित्र विकास उसके अंतर्गत कर सकते हैं और अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण कर सकते हैं और विश्व के या देश के लिए अच्छे भविष्य का हम निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।